हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ दो जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य और पशु के बीच जो अटूट रिश्ता होता है ना, उसकी दास्तान है। और इस कहानी का नाम है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक जैसा कि अभी बताया मुंशी प्रेमचंद हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये कहानी हीरा और मोती नाम के दो बैलों के माध्यम से हमें ये समझाती है कि आज़ादी कभी भी सहज रूप से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर संघर्ष और त्याग करना पड़ता है। तो हीरा और मोती जो हैं वो पक्के दोस्त हैं। तो लेखक ने उनके माध्यम से, इन दोनों बैलों के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ना क्यों ज़रूरी है। तो आइए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन मतलब बेवकूफ़। हम जब भी किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। बच्चों, परले दर्जे का बेवकूफ़ ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा बेवकूफ़। तो अगर हम किसी आदमी को ये कहना चाहें कि भाई तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, तो उसको शॉर्ट में अक्सर गधा कहा जाता है। अबे गधे, इस तरीके से, या गधा है क्या, ऐसी बातें करता है, इस तरह से, ठीक है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। बच्चों, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गधा सच में बेवकूफ है या उसका सीधापन, गधा सीधा साधा होता है, उसकी निरापद सहिष्णुता, इसका मतलब होता है सहनशील स्वभाव। देखो, जैसे कोई और जानवर है, जैसे कुत्ते वगैरह हैं, अगर आप उसे छेड़ोगे या गाय बैल वगैरह, तो वो आपको वापस जवाब देंगे, लेकिन गधा नहीं करता है ऐसा। तो यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वास्तव में जो गधा है वो मूर्ख नहीं है, बल्कि उसका जो शांत और संतोषी और किसी भी अत्याचार को चुपचाप सहन कर लेने वाला जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसी को दुनिया मूर्खता मान लेती है। तो एक तरह से ये समझो कि ये जो दुनिया है उसके सीधेपन को उसकी कमजोरी मानकर उसको बेवकूफ़ का दर्जा देती है, ठीक है। यही उन्होंने कहा कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो वास्तव में गधा है यानी बेवकूफ़ है या उसका नेचर ऐसा है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिहनी का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, गाय सबको पता है, और ब्याई हुई गाय का मतलब है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, ठीक है, गाय का बछड़ा या बछिया जो भी है। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि गाय भी एक शांत जानवर है, लेकिन ममता और सुरक्षा की भावना एक शांत जानवर को भी सिंहनी की तरह शक्तिशाली बना देती है। कब? जब उसके बच्चे पर कोई खतरा आता है, ठीक है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि जैसे कुत्ता है, उसको भी अगर छेड़ो तो वो कई बार क्रोध यानी अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जिसको कभी गुस्सा आए ना कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। वो एक गरीब की तरह है, उसको चाहे कितना मारो, उसको सड़ा गला कैसा ही भी घास दे दो, कैसा भी खाना उसे दे दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष यानी असंतुष्टि कि भाई मुझे ये क्या दे रहे, मुझे नहीं खाना, इस तरह की भावना कभी नहीं दिखाई देती। उसके लिए सुख और दुख एक समान होता है। बैशाख महीने का नाम है जो मिड अप्रैल से मिड मई तक का आता है। मैं चाहे एकाध बार कुलैल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। एकाध बार मतलब कभी कभार, और कुलैल का मतलब होता है खेल, मौज मस्ती करना। तो कभी कभार वो उस समय, उस महीने में, बैशाख के महीने में एक आध बार वो खूब खुश हो लेता है या फिर खेल वगैरह करता है। उसके अलावा हमने उसको कभी भी खुश होते नहीं देखा है। वो एक समान व्यवहार के साथ रहता है। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब होता है उदासी।
ठीक है, तो उसके चेहरे पर हमेशा स्थायी विषाद, मतलब स्थायी का मतलब होता है जो हर समय रहता है, परमानेंट जिसे कहा जाता है, तो वो उदासी उसके चेहरे पर स्थायी रूप से यानी हर समय छाई रहती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। तो लेखक कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर हमेशा ऐसा दुख दिखाई देता है कि मानो वो ये बताता हो कि उसने अपने जीवन में सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार कर लिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लाभ हानि सुख दुख इन सब से। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बच्चों, ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो गुणों से भरपूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें हमेशा अच्छे गुण ही होते हैं, इसीलिए वो ऋषि मुनि हैं। और वो गुण गधे में पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, इसका मतलब है अंतिम सीमा, यानी बहुत ज्यादा भर भर के हैं, और फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सद्गुण मतलब अच्छे गुण। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो बच्चों, लेखक ने गधे का ये जो स्वभाव है ना, उसको ऋषि मुनियों के गुणों का प्रतीक बताया है। जैसे धैर्य, त्याग और अहिंसा, ये सारे गुण ऋषि मुनियों के होते हैं, और गधे में भी ये सारे गुण कूट कूट कर भरे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य उसको मूर्ख की श्रेणी में रखता है। सीधापन और जो सहनशीलता है, जो आदर्श गुण माने जाने चाहिए, समाज में उसको कमजोरी समझा जाता है। और इसी के साथ लेखक ने भारतवासियों की अपने देश के बाहर जो स्थिति है ना, देखो अफ्रीका में और अमेरिका में जो उनको अपमान और जो भेदभाव सहना पड़ता है, उसकी बात करी है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी सादगी, मेहनत और संघर्ष विरोधी जो स्वभाव है, उसको उनकी कमजोरी माना जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, मतलब कोई भी बुरी आदत उनमें नहीं होती है। 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय का मतलब होता है बुरा समय, या फिर यूं समझो विपत्ति या फिर कष्ट का जो समय होता है, किसी परेशानी का समय, उस समय के लिए पैसे बचा कर रखते हैं। उसके अलावा जी तोड़कर वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, और 4 बातें सुनकर वो गम खा जाते हैं। मतलब वो अपने आप में ही थोड़ा बहुत वो निराश हो लेते हैं, मगर फिर भी वो बदनाम है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों का सीधापन, जो मेहनती स्वभाव है और सहनशीलता है, उसको अक्सर दुनिया मूर्ख और बदनाम समझती है कि भाई ये तो मूर्ख है, इसके बस का कुछ नहीं है, इस तरह से, और उनको जीवन के आदर्श को नीचा करने वाला। यानी लेखक का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अत्यधिक सीधापन जो है और बिना विरोध के जो अत्याचार सहना है, वो जीवन के आदर्श को नीचा दिखाता है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है। अगर वो भी मतलब सब कुछ सहन करने के बजाय वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी सभ्य कहलाने लगते। बच्चों, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी के द्वारा किए गए बुरे व्यवहार या फिर आक्रमण का उससे भी अधिक कठोरता से जवाब देना। ये होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अत्याचारी को कड़ा सबक देना आवश्यक है, वरना सम्मान नहीं मिलता। जापान की मिसाल सामने है, इसके लिए उन्होंने जापान का हमें उदाहरण दिया है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। बच्चों, गण्य का मतलब होता है जिसकी गिनती हो सके। देखो, मतलब प्रतिष्ठित होना, जो प्रतिष्ठित लोगों में या फिर कहीं पर जिस चीज की बात हो रही ना, वहां पर जिसकी गिनती हो सके उस लायक बना दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि जापान को सभ्य और शक्तिशाली केवल इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसने विजय प्राप्त की और अपने विरोधियों को हराया।
लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। देखो बच्चों, बछिया का ताऊ ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है निरा मूर्ख या बहुत ज्यादा मतलब जो अज्ञानी होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर बैल की एंट्री हो गई है। ठीक है, और उन्होंने बैल को क्या कहा है? गधे का एक छोटा भाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर शायद बैल और गधे को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे गधे को मूर्ख समझा जाता है, उसी तरह बैल को भी मूर्खों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का मतलब है कि बैल को गधे की तुलना में थोड़ा कम मूर्ख बताया गया है। गधा पूरी तरह से सहनशील है और वो गुस्सा भी नहीं करता, लेकिन बैल के पास अपना असंतोष या अपना क्रोध जो है वो प्रकट करने की क्षमता है। वो कभी कभार मारने के रूप में, कभी अपने अड़ियल स्वभाव को दिखा करके या फिर कई तरीकों से वो अपने क्रोध को व्यक्त करता है। इसलिए लेखक ने गधे को सहनशीलता और त्याग का सबसे ऊंचा प्रतीक मानते हुए बैल का स्थान उससे नीचे रखा है। ठीक है, झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। बच्चों, झूरी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती नाम के। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई का मतलब होता है जो पालतू पशुओं की एक नस्ल है, वो उस जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस। चौकस मतलब तंदुरुस्त, मतलब ठीक। डील में ऊंचे। डील का मतलब होता है जो व्यक्तित्व है, जो उसका कद है, उसमें वो ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब उनमें आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का मतलब होता है बिना बोले हुए, यानी चुपचाप, और विचार विनिमय मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो लेखक कह रहे हैं कि साथ रहते रहते उनमें एक ऐसी घनिष्ठता हो गई थी कि वो बिना बोले एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते थे। और यहाँ पर को उनके पास एक ऐसी शक्ति थी, ऐसी गुप्त मतलब होता है ना दिखने वाली शक्ति थी, जो कि मनुष्यों में भी नहीं होती है, जो उन दोनों बैलों को एक दूसरे से जोड़ती है। माना जाता है कि जो मनुष्य है वो सभी जीवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन ये शक्ति इसके पास भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल घप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि वो दोनों हीरा और मोती जो हैं, वो दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ करके अपनी भावनाएं, अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभार दोनों अपनी सींगों को आपस में मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं। विग्रह का मतलब होता है अलगाव, मतलब झगड़ने के लिए नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब मनोरंजन या फिर क्रीड़ा, खेल की भावना से वो अपनी सींगों को एक दूसरे पर चला लेते होंगे। आत्मीयता के भाव से, आत्मीयता मतलब अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता, मतलब जब गहरी दोस्ती होने लगती है तो घोल घप्पा होने लगता है। घोल घप्पा का मतलब होता है हाथापाई। जैसे 2 अच्छे दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे को धक्का देते हैं या फिर हाथापाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो झगड़ रहे हैं। उसी तरह से वो भी आपस में रहते थे, और इसके बिना जो दोस्ती है वो फुसफुसी या फिर कुछ हल्की सी रहती है, जिसमें विश्वास नहीं
नहीं होता। इसका मतलब है कि ये जो हरकतें हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो गहरे संबंधों में ऐसी जो छेड़छाड़ है, खेलना कूदना है, ये ही विश्वास और अपनेपन को बढ़ाता है। जिस समय ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। बच्चों, चेष्टा का मतलब होता है कोशिश, ठीक है। तो जब भी झूरी जो उनका मालिक था, वो उन दोनों बैलों को हल जोतने के लिए या फिर जैसे बैल गाड़ी में यूज़ करता होगा, तो उस समय दोनों ही गर्दन हिला हिलाकर मतलब अपनी पूरी मेहनत से चलते थे, पूरी लगन के साथ वो अपना काम करते थे और दोनों की ही ये कोशिश रहती थी कि ज़्यादा बोझ यानी ज़्यादा भार उसकी गर्दन पर आए। कहने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे का इतना ध्यान रखते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को, संध्या मतलब शाम के समय, दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। देखो बच्चों, नाद का मतलब होता है गाय को या फिर किसी भी जानवर को चारा देने वाला जो बर्तन होता है। कई बार वो एक बड़ा सा ड्रम होता है, कई बार बड़ी सी टोकरी सी होती है, या वो सीमेंटेड भी हो सकता है, ठीक है। जब वहाँ पर खली और भूसा पड़ता है, ये क्या है, ये सूखी घास वगैरह है जो जानवरों का खाना होता है। तो जब दिन भर काम करने के बाद दोपहर के समय यानी दिन में या फिर शाम को वो जब वापस आते और वो बहुत ज़्यादा थक चुके होते थे, तो एक दूसरे की थकान मिटाने के लिए वो एक दूसरे को चाट वगैरह लिया करते थे। और उसके अलावा जब उनका मालिक उनको घास वगैरह देता होगा खाने के लिए, तो दोनों एक साथ उठते थे, एक साथ वो नाद में मुँह डालते, मतलब साथ ही खाते, साथ ही वो खाना छोड़ते, ठीक है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। बच्चों, गोई का मतलब होता है पेयर या फिर वो जो जोड़ी थी, हीरा और मोती की जोड़ी। तो संयोग की बात है, संयोग मतलब ये एक इत्तेफाक था कि झूरी ने एक बार अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल मतलब जो उसकी वाइफ का घर होता है, वहाँ भेज दिया। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ काम होता है, तो आपके पास अगर कोई पालतू जानवर है, जैसे हो सकता है आपके पास पेट हो, डॉग या फिर कैट, या तो आप उसको अपने साथ लेके जाओगे। अगर आप उसको साथ नहीं ले जा सकते तो आप उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हो, है ना। तो वैसा ही हो सकता है झूरी को कुछ काम पड़ गया हो, तो इसलिए उसने अपने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। और बैलों को पता नहीं था कि वो क्यों भेजे जा रहे। उनको लगा कि मालिक ने हमको बेच दिया है। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बच्चों, दांतों पसीना आना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अत्यधिक कठिन परिश्रम करना या बहुत अधिक परेशानी उठाना या फिर थक जाना। तो गया जो कि झूरी का साला था, मतलब झूरी की वाइफ का भाई था, वो उन बैलों को लेने के लिए आया था। लेकिन जैसा कि बैलों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हो गया, ऐसी क्या परेशानी हो गई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि हमको इस तरह से बेचा जा रहा है। तो गया जब उनको लेकर के जा रहा था तो बैलों ने अपनी नाराजगी और अपना असहयोग जताते हुए, दिखाते हुए उसे बहुत परेशान किया। कैसे, देखो, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहियां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। तो बच्चों, वो किस तरह से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, देखो। कभी वो दाएं बाएं भागते, और अगर वो पगहियां पकड़कर, पगहियां होता है एक जो पशुओं को बांधने वाली जो रस्सी होती है जिससे उसने हीरा और मोती को बांधा था ना, उसको, उस रस्सी को पगहिया कहा जाता है। तो अगर वो उस रस्सी को पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की तरफ जोर लगाते, मतलब वो आगे जा ही नहीं रहे थे। और अगर वो उन्हें मारता तो वो दोनों
दोनों अपनी सींग को नीचे झुका करके हुंकारते, हुंकारना का मतलब होता है ललकारने लगते कि भाई तू हमें मारेगा तो हम भी तुझे मार सकते हैं। इस तरह से वो अपनी सींगों को घुमाने लगते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वाणी मतलब आवाज दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? बच्चों, यहाँ पर लेखक ने उन मूक जानवरों की, देखो जो बोल नहीं पा रहे, लेकिन अगर ईश्वर ने उनको जबान दी होती तो वो क्या कहते, इस बात से ये दर्शाने की कोशिश करी है कि बैलों के मन में अपने मालिक के प्रति कितना गहरा प्रेम और वफादारी है। वो कह रहे हैं कि भले ही तुम हमसे और काम ले लेते, हमें तुम्हारी चाकरी में, मतलब तुम्हारी नौकरी करते करते हमें मर जाना भी कबूल था। कैसी भी हालत में हमको रख लेते। हमने कभी दाने वगैरह की, चारे वगैरह से रिलेटेड कोई शिकायत नहीं करी। जो तुमने दिया वो हमने खाया, सिर झुकाकर तुम्हारा काम हम करते रहे। लेकिन फिर भी तुमने हमको इस जालिम के हाथों, जालिम मतलब जुल्म करने वाला या फिर अत्याचारी, उसके हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। देखो, शाम के समय तक वो नए स्थान पर पहुंचे, मतलब उस जगह पहुंच गए थे जहां उनको जाना था। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगते थे। देखो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि दिन भर वो भूखे थे और जब उनकी नाद में, यानी उनको जब खाने के लिए कुछ दिया गया, घास वगैरह जो भी दिया होगा, उन्होंने उस पर मुंह तक नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उनका दिल भारी हो रहा था। वो बहुत निराश थे और वो बहुत उदास भी थे। उन्होंने जिसे अपना घर समझा था आज तक वो उनसे छूट चुका है, और ये जो नया घर है, नया गांव है, ये नए लोग हैं, वो सब उनको बेगानों से लगते थे, मतलब पराये लगते थे, क्योंकि उनके साथ उनका कोई जुड़ाव है ही नहीं। उनका जो अपना पुराना जीवन था, पुराना परिचित वातावरण था, वो सब कुछ जिससे उनका गहरा जुड़ाव था, लगाव था, वो सब कुछ उनसे छूट चुका था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। बच्चों, कनखियों का मतलब होता है तिरछी नजर, ठीक है। और मूक भाषा में सलाह की मतलब उन्होंने चुप रह करके एक दूसरे की तरफ तिरछी नजर से देखा और उसके बाद वो लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहें तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। सोता पड़ गया का मतलब होता है माहौल शांत हो गया, मतलब जब गांव के सभी लोग सो गए और चारों ओर बिल्कुल शांति थी तो दोनों ने जोर मारकर, जोर लगाकर पगहें तुड़ा डाले। पगहें बताया था ना, जो पशुओं के गले में बांधी जाने वाली रस्सी है, उसको उन्होंने तोड़ा और अपने घर की तरफ वो चले गए। पगहें बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। तो बच्चों, क्योंकि इस समय उनको वहां से भागना था, इसलिए उन्हें उस समय दूनी शक्ति मतलब दो गुनी शक्ति आ गई थी उनके अंदर। तो उन्होंने एक ही झटके में अपनी रस्सियां तोड़ी, जबकि वो रस्सियां बहुत मजबूत थी तब भी, और वो जो मजबूत रस्सियां थी ना, उनकी इच्छा शक्ति के आगे टिक नहीं सके। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। तो बच्चों, जब झूरी सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जो दोनों बैल हैं वो चरनी का मतलब होता है पशुओं के चरने का जो स्थान होता है, वो वहां पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव लटक रहा है। गरांव का मतलब होता है, देखो पशुओं के गले में ना एक रस्सी होती है जो डबल करके बांधी होती है, और उस रस्सी से फिर एक लंबी रस्सी बांधी जाती है। तो जो डबल करके बांधी हुई रस्सी है वो गरांव है, और जो एक लंबी रस्सी है उसको पगह कहा है, ठीक है।
घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। बच्चों, विद्रोह मतलब उपद्रव युक्त और स्नेह मतलब अपनापन। मतलब उनकी आंखों को देखकर ही ये लग रहा था कि ये वहां से भाग करके कुछ न कुछ ऐसा करके आए हैं सिर्फ अपने मालिक के लिए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बच्चों, प्रेमालिंगन मतलब प्रेम में गले लगना, किसी को बड़े प्यार से हक करना, गले लगा लेना। और चुंबन मतलब उसको किस करना। ठीक है, तो बच्चों, झूरी का अपने बैलों को गले लगाना और उनके प्रति प्रेमपूर्ण भावनाएं मानवीय और पशु संबंधों की गहराई को उजागर करती हैं। ठीक है, घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। बच्चों, अभिनंदन पत्र का मतलब होता है स्वागत पत्र या फिर सम्मान पत्र, जो किसी व्यक्ति की उपलब्धि, सेवा या फिर सम्मान में उसको उसकी प्रशंसा करने के लिए या फिर बधाई देने के लिए जो लिखित रूप में जो भेंट किया जाता है। और बाल सभा का मतलब है बच्चों का समूह। अब देखो, ये जो सारी घटना थी ये झूरी के लिए तो भावपूर्ण थी ही, बहुत भावुक कर देने वाली थी, लेकिन साथ ही घर के और गांव के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो भी वहां पर जमा हो गए और ये सब देख करके तालियां बजाने लगे और उन बैलों का स्वागत करने लगे। और उन बच्चों ने ये निश्चय किया कि इन दोनों पशु वीरों को एक अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो भाई उन बैलों के लिए इस तरह का पत्र तो कोई वैल्यू रखता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। मतलब जो उन बैलों को खाने पीने की चीजें पसंद थी, वो इनाम के रूप में या उनके स्वागत के रूप में सभी बच्चों ने ला करके उन बैलों को दी, हीरा और मोती को। ठीक है, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। बच्चों, प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध। देखो, एक बच्चे ने कहा कि भाई ऐसे बैल पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, मतलब दूसरे ने कहा कि भाई हाँ, ये बात सच है, इतनी दूर से ये सिर्फ अपने मालिक के लिए देखो अकेले चले आए हैं। और तीसरे ने कहा कि भाई वो कोई बैल नहीं है, मतलब वो कोई जानवर नहीं है, वो उस जन्म के यानी पिछले जन्म के आदमी ही होंगे। इनका आपस में मतलब झूरी का अपने इन पशुओं के साथ, हीरा मोती के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा। सभी ने इस बात को स्वीकार किया। इधर देखो, यहाँ पर हमें वो दृश्य दिखाया है जब झूरी और उसके दोनों बैल घर आए और वो भावपूर्ण होकर के एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। और ये गांव के बच्चे हैं जो ये सब देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। बच्चों, नमक हराम ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है विश्वासघाती या गद्दार। ठीक है, तो जब झूरी की पत्नी ने देखा कि भाई ये बैल तो वापस आ गए हैं, तो वो जल उठी, मतलब वो बहुत नाराज हुई और उसने कहा कि कितने नमक हराम हैं, कितने गद्दार बैल हैं, एक दिन भी वहां पर इन्होंने काम नहीं किया और भाग खड़े हुए, भाग करके यहाँ वापस आ गए हैं। झूरे अपने बैलों पर यह आपेक्ष सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? बच्चों, आपेक्ष का मतलब होता है दोष लगाना। तो बच्चों, इस तरह का इल्जाम अपने बैलों के ऊपर लगना झूरी को पसंद नहीं आया। उसने कहा कि भाई नमक हराम क्यों है? वहां पर उनको चारा दाना यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला होगा तो क्या करते, इसलिए वापस आ गए हैं।
स्त्री ने रौब के साथ कहा, रौब के साथ मतलब अकड़ कर कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो उसने एक तरह से ताना मारा कि भाई तुम ही खिलाते हो, बाकी लोग तो सिर्फ पानी पिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भाई उसने चिढ़ाया तो वो चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाएं चाहे मरें। तो बच्चों, जैसा कि झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आ चुका था, तो उसने कहा कि बैलों को खिलाने पिलाने के साथ साथ उनसे कड़ी मेहनत भी करानी पड़ती है, और वो लोग तुम्हारी तरह मतलब झूरी की तरह बैलों को सिर्फ सहलाते नहीं हैं। और ये जो बैल हैं ये तो भाई कामचोर हैं। और साथ ही अपने गुस्से में वो ये फैसला लेती है कि अब उन्हें केवल सूखा भूसा ही दिया जाएगा। ठीक है, वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बच्चों, मजूर मतलब मजदूर, और ताकीद का मतलब होता है चौकन्ना करना या फिर सावधान करना। तो ये जो बैलों को खाना देने का काम जो आदमी करता होगा उसको चौकन्ना कर दिया गया। उसको बार बार ये हिदायत दी गई कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा ही देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। तो भाई रोज की आदत से जैसे ही वो खाने के लिए उन्होंने अपनी नाद में मुंह डाला तो वहां पर तो सिर्फ सूखा भूसा था, तो रोज की तरह कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बड़ी उम्मीद भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, द्वार मतलब दरवाजा, कि शायद कुछ और ढंग का खाना आएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। तो बच्चों, झूरी ने उस मजदूर से कहा कि भाई थोड़ा सा खली डाल दे। तो उसने बोला, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो उसके बाद झूरी ने कहा, चुरा कर डाल आ। तो बच्चों, ये सुनकर उस मजदूर ने कहा, ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे, मतलब अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी मालकिन की हाँ में हाँ ही मिलाओगे, ये नहीं कहोगे कि मैंने कहा था। नंबर 2 मतलब अगला भाग। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब इस बार वो उन दोनों को गाड़ी में डालकर ले जाता है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। तो बच्चों, जैसा कि इस बार वो गाड़ी में सवार थे तो रास्ते में मोती, जो कि स्वभाव से अधिक उग्र था और विद्रोही था, उसने क्या किया ना, गाड़ी को खाई में गिराने की उसने कोशिश करी। लेकिन हीरा, जो कि शांत था, सहनशील था और संतुलित स्वभाव का था, उसने क्या करा, स्थिति को संभाल लिया, मतलब उसने बैलेंस बना लिया और गाड़ी गिरी नहीं, स्थिति संभल गई। संध्या समय मतलब शाम के समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, मतलब उनकी खूब पिटाई हुई। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। भाई अपने बैलों को तो सब कुछ दिया, लेकिन उनको सिर्फ सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। बच्चों, दोनों बैल इस सब को अपना अपमान समझ रहे थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी हुआ ही नहीं था। झूरी उनको कभी फूल की छड़ी से भी न छूता था, मतलब मारना तो दूर की बात, शायद उसने कभी गुस्सा तक ना किया हो। उसकी टिटकार पर देखो, टिटकार का मतलब होता है एक आवाज, जो मुंह से निकलने वाली टिक टिक की आवाज होती है, जैसे जानवरों को बुलाते हैं ना, इस तरह से या इस तरह से, तो इस तरह की वो आवाज निकालता होगा। उसी में ये दोनों बैल उड़ने लगते थे, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ मार पड़ी। तो आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, आहत मतलब घायल होना या फिर जख्मी होना, और व्यथा का मतलब है दुख।
ठीक है, आंतरिक दुख यानी उदास जो हो जाना था। तो झूरी के स्नेह और सम्मान की आदत के ये बैल थे। इस तरह का जो कठोर व्यवहार था और अपमान था, इसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे। इतनी मार खाने के बाद भी उनको क्या मिला था? सूखा भूसा खाने के लिए मिला था। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई, तो उन्होंने नाद की तरफ देखा तक नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। तो बच्चों अब क्या हुआ देखो। दूसरे दिन गया उन दोनों बैलों को लेकर के खेत में पहुंचता है, और जैसे ही वो हल जोतना शुरू करता है ना, तो वो दोनों अपना जो अपमान था और जो उनकी मार कुटाई हुई थी, वो उसको अभी भूले नहीं थे। तो इसलिए वो बिल्कुल भी अपना पांव उठाते ही नहीं है, और गया उनको खूब मारता है, लेकिन वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने अपने पांव नहीं उठाए। तो इस पर गया को और गुस्सा आया, तो उसने बहुत जोर से ना हीरा की नाक पर डंडे से मारा। तो मोती को गुस्सा आ गया, वो हल को लेकर के पूरे खेत में भागने लगा। देखो, जब हल को बैलों के ऊपर सेट किया जाता है, तो उस हल के कई पार्ट होते हैं। क्या क्या? हल, रस्सी, जुआ और जोत, ये सारी चीजें उसके उस हल के अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, वो सब टूट टाट कर बराबर हो गई, हर एक चीज अलग हो गई और टूट गई। लेकिन क्योंकि उन बैलों के गले में इस बार बड़ी बड़ी रस्सियां थी, तो दोनों पकड़ाई में यानी पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, उन लंबी रस्सियों की वजह से। फिर क्या हुआ देखो। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो हीरा ने कहा कि अब की बार तो हमको बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। मोती ने कहा, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो ये देखकर मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। तो मोती ने कहा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो हीरा ने उसको समझाया कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। बच्चों, ऐंठ कर का मतलब होता है घमंड के साथ या फिर अकड़ के साथ। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। देखो बच्चों, मसलहत का मतलब होता है हितकर या फिर फायदेमंद, और टाल जाना मतलब छोड़ देना। तो जब वहां पर गया अपने सहायक यानी अपने साथियों के साथ आता है हीरा और मोती को पकड़ने के लिए, तो भाई हीरा तो अकड़ कर खड़ा रहता है कि भाई तू अगर मुझे मार, मैं तुझे देख लूंगा, इस तरह से। तो उस वक्त गया कुछ नहीं करता है, वो समझ जाता है कि अगर इस वक्त पीटा तो ये लोग भी मुझे मार सकते हैं। तो उसने इस चीज को, इस पिटाई वगैरह को टाल देना ही समझदारी समझा या हितकर या फायदेमंद समझा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बच्चों, आत्मीयता का मतलब होता है अपनापन। देखो अब हुआ क्या, घर पहुंचने के बाद फिर से हीरा और मोती को सूखा भूसा ही दिया गया और वो चुपचाप खड़े थे। घर के बाकी लोग भोजन कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी बच्ची आई जो 2 रोटियां लेकर आती है और वो हीरा मोती को खिला देती है। अब हीरा मोती का पेट तो उस एक रोटी से क्या ही भरता, लेकिन
उसमें छिपे उस प्रेम और स्नेह ने उनके घायल मन को राहत दी थी। और ये बच्ची भैरव की थी, जो उसी घर का एक सदस्य था, ठीक है। उसकी बच्ची की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और जो उसकी सौतेली माँ थी यानी दूसरी माँ थी, वो उसके साथ मारपीट किया करती थी। एक तरह से दोनों की स्थिति एक तरह की थी। वो भी प्रताड़ित की हुई बच्ची थी यानी सताई हुई बच्ची थी, इसलिए वो उन बैलों के प्रति अपनापन और जुड़ाव महसूस करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। देखो, जबरदस्ती वो फिर से जोते जाते, नहीं चलते तो वो डंडे से मार खाते और अपनी अकड़ में ही रहते। वो फिर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां दे जाती। देखो, थान का मतलब होता है जो उनके पशुओं के बांधने की जगह होती है, ठीक है। तो अब ये रोज का रूटीन ही हो गया था। दिन भर वो मार वगैरह खाते, शाम को वापस आकर के उनको फिर से वही सूखा भूसा दिया जाता और वो बालिका यानी वो बच्ची आकर के रात के समय उन दोनों को रोटियां दे जाती। इधर देखो, यहाँ पर हमें यही दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर ये छोटी बच्ची हीरा और मोती को रोटी खिला रही है, ठीक है। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। देखो बच्चों, अब लेखक हमें बता रहे हैं कि वो जो बच्ची एक एक रोटी लेकर के आती थी, वो बड़े ही प्रेम से लेकर आती थी, है ना। और जो सूखा भूसा उनको मालिक के द्वारा खाने के लिए दिया जाता था, उसको तो वो ठीक से खाते नहीं थे। बस थोड़ा बहुत 2-2 गाल यानी बस थोड़ा सा वो खा लिया करते होंगे। इसके बावजूद वो दुर्बल यानी कमजोर नहीं होते थे। इसका कारण क्या था? देखो, इसका कारण था उस स्नेह से, उस प्रेम से लाई गई वो रोटी, जो उनके लिए जीवन देने वाली शक्ति बन गया था। देखो, लेखक ने प्रसाद शब्द इस्तेमाल किया है। प्रसाद कितना होता है? बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से वो एक रोटी उन बैलों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी थी, लेकिन साथ ही साथ उन दोनों की आंखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। बच्चों, विद्रोह मतलब पता है ना, क्रांति, विरोध करना किसी चीज का, ठीक है। उनकी आंखों में उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक गहरी नाराजगी थी जो उनके साथ किया जा रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो मोती ने कहा, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो इस पर हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। तो मोती ने कहा, तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है। तो हीरा ने उसे समझाया, लेकिन औरत जात को सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो इस पर मोती ने कहा, तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। तो इस पर हीरा ने कहा, हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो बच्चों, अब यहाँ पर हीरा और मोती अपनी मूक भाषा में, मूक भाषा मतलब याद है ना, मतलब शब्द रहित जो भाषा होती है, चुपचाप मन ही मन में बातचीत करना। फिर क्या होता है देखो, तो वो एक आइडिया बताता है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तो बच्चों, जैसा कि उन्होंने प्लान किया कि चलो ठीक है, इस चीज़ के लिए तो दोनों सहमत हो जाते हैं कि हम रस्सी को तोड़ करके भाग सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसके बाद जब वो कोशिश करते हैं रस्सी चबाने की, तो रस्सी बहुत मोटी थी, उनके मुंह में आती नहीं और वो बेचारे कोशिश करते रह जाते हैं। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। सहसा मतलब अचानक ही दरवाजा खुला और वो जो बच्ची थी उनके पास आई। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई।
उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गंवार खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। देखो, तो वो क्या करती है, उनसे कहती है कि घर के अंदर ये बातचीत चल रही थी कि तुम्हारी नाक पर नाथ डाल दी जाए। अब ये क्या है, देखो, जैसे आपने नकेल कसना शायद ये शब्द सुना होगा। इसमें क्या होता है, जो शक्तिशाली या फिर जो ऐसे उपद्रवी, जो अनियंत्रित जो जानवर होते हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए या फिर उन पर काबू पाने के लिए उनकी नाक में रस्सी बांध दी जाती है, जो कि ना बहुत पीड़ादायक होता है, बहुत दर्द होता है। तो अगर बैल काबू में नहीं आ रहा तो वो उस रस्सी को खींचते हैं, तो वो दर्द की वजह से काबू में आ जाता है। तो घर के अंदर जब ऐसी बात हुई तो भाई बच्ची बड़े परेशान हुई, उसको उन बैलों के साथ लगाव है ना। तो उस दुर्दशा को देखते हुए, समझते हुए, वो लड़की उनको आजाद करने का निर्णय लेती है। मैं तुम दोनों का गराम खोल देती हूँ, मतलब जिस रस्सी से वो बंधे हैं वो उसको खोल देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसके बावजूद वो दोनों चुपचाप वहीं पर खड़े हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। सहसा मतलब अचानक। देखो, अभी हीरा और मोती वहीं पर खड़े हैं, तो मोती कहता है कि भाई अब चलते क्यों नहीं। लेकिन हीरा, जो काफी शांत स्वभाव का था, सहनशील था, उसने कहा कि भाई हम भाग तो जाएं, लेकिन अगर इस अनाथ बच्चे पर आफत आ गई तो हर कोई इसी पर तो शक करेगा कि शायद इसने हमें खोला है। लेकिन तभी क्या होता है, वो बच्ची चिल्लाने लगती है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी, और जैसे ही उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी कि दोनों बैल भाग रहे हैं, तो हीरा और मोती का जो विद्रोही स्वभाव था ना, वो जाग जाता है और वो तेजी से भागने लगते हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तो बच्चों, जैसे ही वो हड़बड़ाकर बाहर निकलता है तो तब तक तो बैल भाग चुके थे। वो उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा तेजी से भागते हैं, शोर भी मचाता है, कुछ नहीं होता। तो वो गांव में वापस लौटता है, किस लिए? कुछ आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसका साथ हो जाए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और इस समय का फायदा उठाते हुए वो दोनों, हीरा और मोती, भाग जाते हैं। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। तो भाई उस वक्त रात के अंधेरे में दोनों भाग तो जाते हैं, लेकिन उनको ये अंदाज आ जाता है कि ये परिचित मार्ग नहीं है। परिचित मार्ग का मतलब होता है जाना पहचाना रास्ता, कि भाई जिस रास्ते से हम आते थे ये तो वो रास्ता नहीं है। अब क्या करें? वो तो सिर्फ घर से बेतहाशा भाग गए थे, किस रास्ते की तरफ जा रहे इसका ध्यान नहीं दिया। जब नए गांव मिलने लगे तब उनको अंदाजा आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह मतलब रास्ता भूल गए हैं। तब मोती ने कहा, तुम तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। बेतहाशा मतलब बिना सोचे समझे, मतलब तुम बस वहां पर से भाग गए, वहीं पर को हमने उसको मार देना चाहिए था। तब हीरा ने उसे समझाया, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। देखो, तो हीरा ने उसे समझाया कि वो अपना धर्म भले ही छोड़ दे, लेकिन हमारा जो बैल धर्म है, बैल समुदाय का जो धर्म है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तो हम क्यों अपना धर्म छोड़ें। उसकी मर्जी है, वो जो करे, ठीक है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल का मतलब होता है बेचैन या फिर परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, यानी मटर की फसल लगी थी। चरने लगे, वो उस मटर को ही खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। बच्चों, आहट लेना का मतलब होता है सतर्क रहना।
वो चौकन्ने रहते थे साथ में कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कि उनको पकड़ने के लिए गांव का कोई व्यक्ति वापस तो नहीं आ चुका। ठीक है। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। तो बच्चों, खेत से पेट भरने के बाद दोनों ने पहली बार आज़ादी का अनुभव किया था, तो वो मस्त होकर यानी खुशी से अपने आप में मस्त मौला होकर वो उछलने कूदने लगे, एक तरीके से खुशी मनाने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। बच्चों, ठेलना का मतलब होता है ढकेलना। देखो, प्यार से मतलब खेल खेल में दोस्ती के रूप में एक दूसरे को वो सींग भी मिला रहे थे या चला रहे थे और एक दूसरे को वो धक्का दे रहे थे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। देखो बच्चों, अब क्या हुआ कि खेल खेल में जब वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे या इस तरह से खेल रहे थे तो पीछे की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हीरा जो है वो खाई में गिर जाता है। उसके बाद हीरा को भी क्रोध आता है, हालांकि वो सहनशील है, शांत है, लेकिन गुस्सा उसे भी आता है। वो उठा और उसके बाद मोती से भिड़ गया, मतलब मोती से वो झगड़ने लगा कि भाई तूने मुझे धक्का कैसे दिया, कुछ इस तरह से। तो जब मोती को समझ में आया कि हम तो खेल से शुरू हुए थे लेकिन ये झगड़े में परिवर्तित हो रहा है, तो वो किनारे हट गया। इसका मतलब है कि वो संभल गया, उसने स्थिति को समझा और झगड़ने के बजाय किनारा कर लेना ज़्यादा ठीक लगा। इससे ये पता चलता है कि मोती विद्रोही तो है लेकिन उसके बावजूद वो समझदार भी है और उसको अपने साथी के साथ गहरा जुड़ाव भी है। ठीक है। तीसरा भाग। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, इतनी भयंकर सूरत है। देखो बच्चों, बैल और सांड ये दोनों एक ही प्रजाति के पशु हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर है। देखो, बैल जो है वो शांत और सीधा होता है, जबकि सांड बहुत गुस्सैल और निडर होता है। बैल जो है वो किसानों की काम करने में मदद करते हैं, भले ही वो खेत में हो, भले ही बोझ उठाने को हो, ठीक है। और जो सांड है ना, उससे कोई काम नहीं ले सकता। दोनों का स्वभाव यूं समझो कि अपोजिट होता है। तो अब हुआ क्या कि अचानक से उनको एक सांड जो है वो डौंकता हुआ नजर आता है। डौंकता मतलब गुस्से में आवाजें निकालना या जोर से डकारने की या आवाजें निकालना, चिल्लाना जो होता है उसे कहते हैं डौंकना, ठीक है। तो वो जो सांड जो था वो जोर की आवाजें करते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो दोनों जो मित्र हैं वो बगलें झांकने लगे। बच्चों, बगलें झांकना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है घबरा जाना या बचने के लिए रास्ता ढूंढना, ठीक है, कि मतलब कहाँ को भागे भाई, इससे तो कौन ही भिड़े। और सांड पूरा हाथी था, इसका मतलब है कि जो सांड था वो बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा था और उससे भिड़ना उन्होंने ठीक नहीं समझा कि भाई ये एक बहुत बड़ा संकट है, इससे बचने की कोई उम्मीद है नहीं, हम अगर इससे भिड़े तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। जान से हाथ धोना ये भी एक मुहावरा है जिसका मतलब है मर जाना या फिर जीवन गंवा देना। उनको लगा कि भाई अगर हम इससे भिड़े तो हमारा मरना निश्चित है, लेकिन अगर नहीं भिड़ते हैं तो भी तो जान बचने का कोई रास्ता है नहीं। और वो जो सांड था वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, मतलब वो बहुत डरावना और खौफनाक दिख रहा था, ठीक है। मोती ने मूक भाषा में कहा, वही जो वो इशारों इशारों में बात करते थे, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, मतलब थोड़ा परेशान होकर कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है,
आरजू विनती ना सुनेगा। तो हीरा ने कहा कि ये जो बैल है ये अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब इस वक्त इसको अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है, अकड़ में है, ईगो में है। अगर हम आरजू विनती, इसका मतलब है प्रार्थना करना, जैसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं ना कि प्लीज़ हमें कुछ मत करना, हमें जाने दो, इस तरह से। तो उसने कहा कि अगर हम इसके सामने गिड़गिड़ाएंगे या इससे बचने की भीख मांगेंगे तो भी वो हमारी एक बात नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाएगा, तो ये सब करना भी बेकार है। तो मोती ने कहा भाग क्यों ना चले? तो हीरा ने कहा भागना कायरता है। तब मोती ने कहा तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। बच्चों 9-2-11 होना ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, किसी जगह से तुरंत भाग जाना या तेजी से गायब हो जाना। तो उसने कहा तो ठीक है, तुमको अगर इससे भिड़ करके मरना है तो तुम मरो, बंदा तो यानी मैं तो भागा, मैं तो यहाँ से चला। और जो दौड़ाए, तो भाई उसने कहा कि अगर इसने हमको मारा नहीं बल्कि पीछे से दौड़ा लिया तब क्या करेंगे? उसने कहा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। दोनों जने मतलब हम दोनों, 2 लोग मिल करके। उसने कहा कि उपाय तो यही है कि इससे भागने के बजाय हम दोनों मिल करके एक साथ चोट करें, एक साथ इसको मारें या फिर इसका मुकाबला करें, इसका सामना करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। रगेदना का मतलब होता है भगाना, खदेड़ना या फिर दौड़ाना, और जोखिम का मतलब होता है खतरा या फिर संकट। देखो हीरा जल्दी से एक प्लान बनाता है, वो कहता है कि हम दोनों जने मिलकर के इसका सामना करेंगे। मैं उसे आगे से खदेड़ूंगा, भगाऊंगा, और तुम उसको पीछे से खदेड़ना। दोहरी मार पड़ेगी, मतलब अगर दोनों तरफ से उस पर हमला होगा तो वो भाग जाएगा, और अगर वो मेरी तरफ झपटे तो तुम बगल से यानी साइड से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। देखो बच्चों, जो बैल या फिर सांड है उसका सबसे ताकतवर हिस्सा उसकी सींगें हैं, है ना, उसी के बल पर तो वो किसी से भी सामना कर लेते हैं, लेकिन उसका पेट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। तो वो कहता है कि तुम उसके पेट पर अपनी सींगें घुसेड़ देना, मतलब चुभा देना। जान जोखिम है, इस सब में जान का खतरा जरूर है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा उपाय, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। जान हथेली पर लेना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपनी जान की परवाह ना करना या बहुत हिम्मत दिखाना, और लपके मतलब तेजी से आगे बढ़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। संगठित शत्रु मतलब एक साथ मिलकर लड़ने वाले जो शत्रु होते हैं, और तजुर्बा मतलब अनुभव। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। आदि मतलब आदत होना, और मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती या फिर जो आमने सामने की लड़ाई होती है। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। देखो बच्चों, अब क्या हुआ, दोनों बैल अपनी जान की फिक्र किए बिना सांड की ओर बढ़ते हैं उससे लड़ने के लिए, ठीक है। तो सांड को हमेशा अकेले ही लड़ने की आदत थी। उसे पता ही नहीं था कि जब 2 लोग एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो भाई क्या करना चाहिए। जैसे ही सांड हीरा को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मोती ने उसको पीछे से टक्कर मार दी, और जब सांड मोती की तरफ मुड़ता है तो हीरा ने उसे दूसरी तरफ से खदेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया।
यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। तो बच्चों, जैसा कि वो सांड चाहता था कि अगर एक एक करके ये मेरे सामने आते तो मैं दोनों को ही गिरा देता, यानी दोनों को ही मार डालता। लेकिन ये दोनों भी उस्ताद थे। उस्ताद मतलब बहुत होशियार थे, चतुर थे। उन्होंने ऐसा कोई मौका उस सांड को दिया ही नहीं। तो एक बार जो सांड था ना, वो झल्ला कर मतलब बहुत गुस्से में आकर या चिढ़ कर हीरा का अंत करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मोती उसको बगल से आकर के अपनी सींगें जो है उसके पेट पर चुभा देता है। भौंक देना मतलब चुभा देना, गड़ा देना, ठीक है। तो सांड को गुस्सा आता है, वो फिर उसकी तरफ मुड़ता है, तो दूसरा वाला दूसरी साइड से अपनी सींगें चुभाता है। कुल मिलाकर वो दोनों पूरी बहादुरी से उस सांड का सामना करते हैं और आखिर में वो सांड घायल होकर के जब भागने लगता है तो हीरा मोती भी उसे तब तक दौड़ाते हैं जब तक कि वो बुरी तरह से थककर गिर नहीं जाता। जब उनको यकीन हो जाता है ना कि भाई अब सांड हार चुका है, तब उन्होंने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। भाई अभी अभी उन्होंने जीत हासिल करी है, वो भी एक सांड से, तो विजय जीत की खुशी तो उन्होंने मनानी थी। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बच्चों, जो उनकी मूक भाषा थी उसमें उसने कहा कि भाई मेरा तो मन कर रहा था कि उस बच्चे को, मेरे सामने तो वो बच्चे की तरह था, उसको मैं वहीं पर मार डालना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसका तिरस्कार किया। तिरस्कार मतलब अपमान या फिर अनादर किया। देखो, उसको एक ताना सा मारते हुए कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलानी चाहिए। बैरी मतलब दुश्मन, ठीक है। तो जो दुश्मन गिर चुका है उसको दोबारा से और ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो बच्चों, उसके बाद मोती ने अपने विचारों को या फिर अपनी बात को ज्यादा बल देते हुए या फिर जोर देते हुए दोबारा कहा कि ये सब ढोंग है। ढोंग मतलब दिखावा। भाई इन सब बातों को मैं नहीं मानता। बैरी को यानी दुश्मन को तो ऐसे मारना चाहिए कि वो दोबारा उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। किसने कहा? ये हीरा ने कहा। मोती ने कहा, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। बच्चों, ग्रास मतलब होता है घास। देखो, जो यूं समझो बाइट, कौर या फिर निवाला, ठीक है। तो जैसा कि भाई इस सब के बाद उन दोनों को भूख लगी थी और सामने मटर का खेत था ही, तो मोती जो है वो उस खेत में घुस जाता है। हीरा उसको मना करता है कि भाई यहाँ मत जा, खतरा हो सकता है, लेकिन वो सुनता नहीं। अभी उसने सिर्फ 2-4 निवाले खाए थे, 2-4 बाइट ही उसने खाई थी। तभी 2 आदमी लाठियां लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और उन दोनों दोस्तों को घेर लेते हैं। हीरा तो मेड़ पर था। बच्चों, मेड़ का मतलब होता है पगडंडी, यानी खेत के बिल्कुल किनारे पर ही था। निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए मतलब जिस खेत की सिंचाई करी हो, उसमें पानी दिया हो। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर का मतलब होता है जो जानवरों के पैरों के जो आगे के जो नाखून जैसे होते हैं, उसको खुर कहते हैं। उसके जो पांव थे वो कीचड़ में धंस गए, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। संगी मतलब साथी या फिर दोस्त समझो। तो लौट पड़ा। तो उसने देखा कि भाई मेरा मित्र तो संकट में है, तो वो वापस आ जाता है। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। बच्चों, कांजी हाउस का मतलब होता है मवेशी खाना। वो एक ऐसी जगह है जहां पर को ऐसे ही जो लावारिस जो पशु होते हैं या ऐसे पशु जो दूसरे के खेत से खा रहे हों, कुछ नुकसान पहुंचा रहे हों, उनको पकड़कर बंद कर दिया जाता है। तो कुछ को तो भाई थोड़ा बहुत दंड देकर या मार कुटाई करके छोड़ दिया जाता है, या कुछ को ना नीलाम कर दिया जाता है, मतलब दूसरे को बेच दिया जाता है। ठीक है, ऐसी जगह है कांजी हाउस। तो उन दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है।
अगला भाग। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिक पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। बच्चों, साबिक का मतलब होता है वास्ता या फिर सरोकार। भाई, इसका क्या मतलब है? देखो, हीरा और मोती के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा दिन बीत चुका, फिर भी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। वो तो एक पालतू जानवर थे, है ना, तो उनको सिर्फ अपने स्वामी की आदत थी, चाहे वो कहीं भी रहें। उनका एक मालिक होता है जो उनको खाना वगैरह देता है, उनसे काम लेता है। तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये जो नया स्वामी है ये कैसा है, ये खाने के लिए कुछ दे क्यों नहीं रहा। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। बच्चों, मुर्दे मतलब जो मृत होते हैं, ठीक है, और सब जमीन में ऐसे पड़े थे जैसे मर चुके हों। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। बच्चों, टकटकी लगाए ताकना, इसका मतलब है कि लगातार एक तरफ देखे रहना, ठीक है। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। वहां पर कुछ जानवर तो इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो सारा दिन वो दोनों जो मित्र हैं, हीरा और मोती, फाटक की ओर यानी दरवाजे की ओर लगातार देखे जा रहे थे कि शायद वहां से कोई आएगा और कुछ खाने के लिए हमको देगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो भूख से बेहाल होकर उन्होंने दीवार पर जो नमकीन मिट्टी थी उसको ही चाटना शुरू कर दिया। लेकिन भाई, इससे तो उनकी भूख क्या ही शांत होनी थी। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया। उसने थोड़ा सा निराश होते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो बच्चों, इसके बाद वो दोनों मित्र आपस में बातें करते हैं। मोती परेशान होकर, निराश होकर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण ही निकल रहे हैं। हीरा ने कहा, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो मोती ने कहा, आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बच्चों, हीरा ने मोती को ताना मारते हुए कहा कि भाई हो गया, बस इतनी से अकड़ थी तुम पे, निकल गई सारी अकड़। इस तरह से बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़ा समझ गए ना, जहां पर उन जानवरों को रखा है। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। बच्चों, चिप्पड़ का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, या फिर उसकी जो आउटर लेयर थी एक तरह से, ठीक है, वो थोड़ा सा निकल गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो जब उसने देखा कि भाई इस तरह से सींग को दीवार पर लगाकर जोर लगाने से मिट्टी गिर रही है, तो उसका जो साहस था, उसकी हिम्मत थी और बढ़ गई। और उसके बाद उसने और ताकत लगाई। वो दौड़ कर आता था, दीवार पर चोट करता था और हर बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। बच्चों, उजड्डपन का मतलब होता है असभ्यता या फिर उदंडता। अब हुआ क्या, जब हीरा अपनी कोशिशों में लगा था, उसी समय कांजी हौस यानी उस जगह का वो जो चौकीदार था, वो लालटेन सबको पता है ना, उजाला करने का एक, जैसे टॉर्च होती है ना, उसी तरह से उजाला करने का एक साधन है, ठीक है। तो वो आया था जानवरों की हाजिरी लेने, मतलब सारे जानवर यहाँ पर हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए वो आया था। तो जब उसने देखा कि भाई हीरा तो यहाँ दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने हीरा की यह हरकत देखकर उसको डंडों से खूब पीटा और उसको एक मोटी रस्सी से बांध दिया, ठीक है। इधर देखो,
जैसा कि चित्र में हमें दिखाया है, ये कांजी हाउस का चौकीदार है और इसके हाथ में ये लालटेन है। ठीक है, ये रात के समय उजाला करने के काम आती है। तो जब वो आया और उसने देखा कि भाई हीरा तो यहाँ अपने काम में लगा है, तो हीरा की बहुत पिटाई होती है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा ने कहा, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। देखो, बूते भर का मतलब होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, यानी जितनी मुझ में हिम्मत थी या फिर ताकत थी उतना जोर तो मैंने लगाया ही। भले ही मुझे मार पड़ी लेकिन एटलीस्ट मैंने कोशिश तो करी। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तो मोती ने इसे व्यर्थ मानते हुए कहा कि ऐसी कोशिश करने का क्या फायदा जो परेशानी बढ़ा दे। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो इस बात पर हीरा ने दृढ़ता से कहा। उसने अपनी हिम्मत को और बढ़ाते हुए कहा कि जितने भी बंधन और जकड़ दिए जाएं, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, अपनी ताकत से मैं लड़ता रहूंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो भाई मोती ने उसको थोड़ा सा सावधान किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान से हाथ धोना पड़े, यानी मृत्यु ना हो जाए। कुछ परवाह नहीं, उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो बच्चों, हीरा ने तर्क दिया कि अगर दीवार टूट गई होती तो सिर्फ हम नहीं बल्कि यहाँ पर को जो बाकी जानवर हैं वो सब भी बच जाते। यहाँ पर जो भी बंदी जानवर हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों के बाद सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ देखो। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो बच्चों, उसके बाद हीरा की बातों से प्रेरित होकर मोती भी दीवार को तोड़ने के लिए उसका साथ देने का फैसला करता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह पर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। तो जब थोड़ा सा मिट्टी गिरी ना तो हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रतिद्वंदी कौन होता है? मुकाबला करने वाला, यानी कि जो आपका ओपोनेंट है ना। तो उसने अपनी पूरी ताकत ये सोचकर लगाई कि मुझे सामने वाले को हराना ही है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। तो बच्चों, अब वो दोनों मिलकर के उस दीवार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी कोशिशें रंग लाई। लगभग 2 घंटे की उनकी मेहनत के बाद दीवार का जो ऊपर का हिस्सा था वहां से लगभग 1 हाथ के बराबर हिस्सा गिर जाता है। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दूनी शक्ति मतलब 2 गुनी शक्ति। उसके बाद उसने अपनी और ज्यादा ताकत लगाई, दुगुनी शक्ति लगाई और जोर का धक्का मारा जिससे आधी दीवार गिर जाती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। बच्चों, चेत उठना मतलब फिर से जी उठना एक तरीके से। ठीक है, तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। देखो बच्चों, जब हीरा ने उससे पूछा कि भाई तुम दोनों क्यों नहीं भाग रहे हो, दीवार टूट चुकी, एक एक करके सभी जानवर भाग रहे हैं। तो एक गधे ने कहा कि कहीं अगर हम फिर से पकड़ लिए गए तो हीरा ने समझाया कि भाई तो हरज ही क्या है, मतलब तो इसमें क्या आपत्ति है, अभी तो भागने का तुमको मौका मिला है तो तुम भागो, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो उस गधे ने कहा कि भाई हमको डर लगता है, दोबारा पकड़े गए तो हम फिर मार खाएंगे, वापस यहीं आएंगे, इससे अच्छा हम यहीं रहते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए।
तो बच्चों, अब सारे जानवर जितने भाग सकते थे वो तो भाग गए, गधे वहीं पर खड़े हैं और हीरा मोती भी वहीं है। क्यों? क्योंकि हीरा को उस चौकीदार ने एक मोटी रस्सी से बांध दिया था और मोती उसकी रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो पूरी कोशिश करके हार चुका था या थक गया था एक तरीके से, तो हीरा ने उससे कहा कि भाई तुम यहाँ से जाओ, मुझे यहीं रहने दो, अगर किस्मत रही तो जिंदगी में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, विपत्ति मतलब मुसीबत में या संकट में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो भाई उसने बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना स्वार्थी हूँ कि हम इतने समय से एक साथ हैं और आज जब तुम इतनी मुसीबत में हो, किसी तरह की मुश्किल में हो, तो मैं तुमको छोड़कर चला जाऊं? स्वार्थी मतलब जो मतलबी लोग होते हैं, ठीक है? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो मोती ने बड़े ही गर्व के साथ कहा कि अगर मार भी पड़ती है तो कोई बात नहीं, कम से कम 9-10 प्राणी जो हमारे साथ के जो भाई बंधु थे, कम से कम उनकी जान तो बच गई, वो तो हमको आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। तो उसने लास्ट में उन दोनों गधों को भी वहां पर से भगा दिया और वो वापस आकर अपने बंधु यानी अपने दोस्त के पास वो आकर लेट जाता है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि भोर होते ही यानी सुबह होते ही जब मुंशी, चौकीदार और जो बाकी कर्मचारी थे वो जब बाड़े में आते हैं, तो ये बताने की, ये लिख कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये सारा सीन देखकर कितने ज़्यादा हैरान हुए होंगे। बस इसी बात से समझ लो कि इस शरारत के लिए, इस सब के लिए मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी उसकी खूब पिटाई हुई और उसको भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब तिनका, मतलब उनको खाना पीना देना तो दूर की बात, उसको एक तिनका तक खाने के लिए नहीं मिला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, इसका मतलब यह है कि पानी भी उनको जी भर नहीं मिलता था, बस थोड़ा बहुत, यही उनका आधार था और जिंदा रहने के लिए सिर्फ यही उनको मिल रहा था। दोनों इतने दुर्बल यानी कमजोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। बच्चों, ठठरियां का मतलब होता है, देखो बैलों का जो शरीर है ना, वो एक मृत शरीर के समान हो गया था। उनकी जो हड्डियां थी वो निकल आई थी। कहाँ तो वो तरोताजा सुंदर डील डॉल थे और कहाँ आज के दिन उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी क्या है? देखो, कोई वाद्य यंत्र जिससे डुग डुग की आवाज आती होगी। और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? तो भाई लोग आ आकर उन दोनों बैलों को अच्छे से देखते परखते और उनकी हालत देख करके मन फीका करके वहां पर से चले जाते। बच्चों, मन फीका करना का मतलब होता है उदास होना या फिर निराश होना। और ऐसा क्यों हो रहा था? देखो उनकी हालत कैसी थी, एक मृतक के समान थी। मृतक मतलब मरा हुआ। तो भाई ऐसी हालत में जो मरे हुए टाइप के दिखे, इतनी बुरी हालत में है, उन बैलों का खरीदार कौन होता? उन्हें कौन खरीदता? सहसा यानी अचानक एक दढ़ियल आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। मुद्रा का मतलब होता है चेहरे के भाव या फिर जो हाव भाव हैं वो बहुत डरावने थे। कठोर का मतलब है बहुत ज्यादा सख्त।
आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। देखो, वो भयंकर आदमी जो दिखने का ऐसा डरावना था, वो वहां पर आया और दोनों मित्रों यानी दोनों बैलों के, हीरा और मोती के शरीर में अपनी उंगलियां गोद कर, उंगलियां चुभा चुभा कर वो देख रहा था और उसके बाद वो मुंशी जी से कुछ बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। भाई, अंतर्ज्ञान का मतलब होता है मन की बात जान लेना या अंदर से महसूस करना। तो उसको देखकर ही दोनों जो मित्र थे उनके दिल कांप गए, वो बहुत डर गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। बच्चों, भीत नेत्र का मतलब होता है डरी हुई आंखें। तो भाई, उन दोनों को अंदर से ये महसूस हो चुका था कि वो उनको खरीदने आया है और शायद अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो इतने डर गए थे कि उन्होंने एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखा और उसके बाद चुपचाप से अपना सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। देखो, अश्रद्धा मतलब होता है विश्वास ना करना किसी चीज पर, ठीक है, आस्था या विश्वास का अभाव जहां पर होता है। तो उसने जैसे किसी पर विश्वास उसे नहीं है, इस भावना से कहा कि भाई, कहते हैं कि भगवान सब पर दया करते हैं, तो उनको हम पर दया क्यों नहीं आ रही है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। किसके? भगवान के पास। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? तो बच्चों, हीरा ने मोती की बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि भाई हाँ, ये सच है कि भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों एक समान है। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, कुछ दिन तो हम भगवान के पास रहेंगे। और वैसे भी भगवान ने एक बार उस लड़की के रूप में आकर हमें बचाया था, तो हो सकता है वो एक बार और हमें बचा लें। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो भाई, मोती ने डरते हुए कहा कि ये आदमी इतना डरावना है, ये जरूर हम पर छुरियां चलाएगा, यानी हमें मार डालेगा। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। तो हीरा ने उसको शांत करते हुए, समझाते हुए कहा कि अगर ऐसा होता भी है तो भी कोई बात नहीं, वो किसी न किसी के काम आ ही जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। देखो बच्चों, अब जैसा कि उसकी उन दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी, मतलब वो बिक चुके थे, तो अब उनको उस आदमी के पास जाना ही था। लेकिन उन दोनों की हालत इतनी खराब थी, उनका शरीर कांप रहा था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन डर की वजह से और डंडे के डरावने वारों की वजह से वो गिरते पड़ते किसी भी हाल में, लेकिन तेजी से भागने की कोशिश कर रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ का मतलब होता है पशुओं का झुंड, हरे भरे हार में चरता नजर आया। हार मतलब खेत या फिर चरागाह, ठीक है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। बच्चों, पागुर का मतलब होता है जुगाली करना। देखो, जो पशु होते हैं ना, वो थोड़ा सा चारा जो है वो अपने मुंह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको देर तक चबाते हैं, उसको पागुर या फिर जुगाली कहा जाता है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। देखो बच्चों, अब जब वो आदमी उनको लेकर के जा रहा था तो रास्ते में उनको गाय बैलों का एक झुंड दिखाई देता है, जो हरे भरे चरागाह में मस्ती से चर रहे हैं। सारे जानवर खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं। वो कोई उछल रहा है तो कोई आराम से बैठकर चारा चबा रहा है।
ये सारा सीन देख करके हीरा और मोती ना उनके मन में ख्याल आता है कि इन जानवरों का जीवन जो है वो कितना सुखी है और कितना निश्चित है कि भाई इनको आना है, खाना है, मजे करने हैं। लेकिन साथ ही वो कितने स्वार्थी हैं, अपने तक मतलब रख रहे हैं। किसी को इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि उनके जैसे दो जानवर, उनके ही बिरादरी के, उनके भाई बंधु यानी हीरा और मोती, जो कभी उसी तरह खुश थे, अब वो एक बधिक के हाथों पड़े दुखी और भयभीत हैं। देखो, बधिक मतलब जो बांध कर ले जा रहा है, या वध करने वाला, मारने वाला, या फिर जल्लाद। ठीक है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। तो बच्चों, चलते चलते उनको अंदाजा आया कि भाई ये रास्ता तो हमारा जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते तो गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, बीतते हुए हर पल के साथ उनकी जो चाल है वो तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। हार मतलब खेत या फिर चरागाह, जहां वो चरने आते थे। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। तो भाई वो उस रास्ते को पहचानते हैं, उस कुएं को पहचानते हैं जहां पर वो पानी भरने आते थे। पुर चलाने मतलब पानी भरने के लिए वो आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच मतलब नजदीक। तो मोती बहुत खुश होता है। वो कहता है, देखो पास ही में हमारा घर है, हम अपने घर के नजदीक पहुंच गए हैं। हीरा बोला, भगवान की दया है। मोती ने कहा, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने कहा, यह जाने देगा? मोती ने कहा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। बच्चों, थान का मतलब होता है पशुओं को बांधने की जो जगह होती है, या यूं समझो कि रहने का जो स्थान है। ठीक है। तो जब मोती ने अपना साहस दिखाते हुए कहा कि वो इस दढ़ियल को मार गिराएगा, लेकिन हीरा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उसे सुझाव दिया कि नहीं, हम सीधा अपने थान पर, यानी जो हमारी रहने की जगह है, वहां पर भागेंगे और वहां से आगे हम कहीं नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, बच्चों उन्मत्त का मतलब होता है पागलों की तरह, या फिर यूँ समझो कि मतवालों की तरह। देखो, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली वो अपने घर के नज़दीक थे और वो अपने घर की तरफ जाने वाले थे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत मतवाले थे होकर बछड़ों की भांति कुलेले मारते हुए घर की ओर दौड़े। कुलेले मतलब याद है ना, मतलब मजे से खेलते हुए, उछल कूद मचाते हुए। बछड़ों की भांति मतलब जब बैल छोटा बच्चा होता है तो उसको बछड़ा कहा जाता है। तो जैसे छोटे बच्चे उछल कूद मचाते हैं, उन्हीं की तरह उछल कूद मचाते हुए, खुश होते हुए वो अपने घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। देखो, भागते हुए वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं और वो उस जगह पर खड़े हो जाते हैं जहां पर को झूरी उनको रखा करता था। और वो जो दढ़ियल था ना, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। भाई ठीक है, उसने तो जाना ही था क्योंकि उसने उन बैलों को खरीदा था, है ना, तो वो पीछे पीछे गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। इसका मतलब है कि वो दरवाजे पर बैठकर धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। तो बच्चों, अब झूरी तो अपने दरवाजे पर बैठ करके धूप सेक रहा था, धूप का आनंद ले रहा था। जैसे ही उसने अपने प्रिय बैलों को, हीरा और मोती को देखा, तो वो खुशी से दौड़कर उनके पास गया और उनको गले से लगा लिया। और हीरा और मोती भी इतने खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और खुशी के मारे उन दोनों में से एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। भाई ठीक है, उसका पकड़ना बनता है क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त वो बैल उसके थे, वो खरीद के लाया है।
झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो उस दढ़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। देखो, मवेशी खाने का मतलब होता है पशु बंदी गृह या कांजी हाउस, जो हमने पढ़ा था, जहाँ पर को ऐसे आवारा पशुओं को या जो पशु दूसरों के खेतों पर नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े जाते हैं तो वो मवेशी खाने में लाकर बंद किए जाते हैं। ठीक है, तो वो दावा करता है कि भाई मैं इसको मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब वहां से मैं इसको खरीद कर लाया हूँ। तो इस तरह से ये बैल मेरे हैं। भाई ठीक है उसका कहना। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? ये झूरी ने कहा। देखो बच्चों, अख्तियार का मतलब होता है अधिकार, वश या फिर नियंत्रण। तो भाई झूरी का कहना भी बिल्कुल ठीक है। झूरी ने तर्क दिया कि ये बैल उसके हैं और वो किसी को अपने बैल नीलाम करने की इजाजत नहीं देता है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो उस दढ़ियल ने एक लास्ट ट्राई किया कि भाई तू मुझे देता है या नहीं, वरना जाकर मैं थाने में, मतलब पुलिस स्टेशन में जाकर के मैं रपट यानी कि रिपोर्ट कर दूंगा। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो उसने दढ़ियल को झिड़कते हुए कहा कि बैल उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर, उसके घर पर खड़े हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो उसके हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। कौन? मोती। जब वो दढ़ियल गांव के बाहर पहुंच गया तो वहां पर मोती रुक गया, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था, मगर वो वापस नहीं आया। वो वहां पर खड़ा होकर देखा रहा कि दढ़ियल दौड़ रहा है या नहीं। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। तो बच्चों हुआ क्या? देखो, उस दढ़ियल ने झल्लाकर मतलब गुस्से से एक तरीके से उन बैलों को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करी, रस्सियां पकड़ी होंगी या जो भी किया होगा। तो मोती ने अपनी ताकत दिखाते हुए सींग से उसे पीछे धकेल दिया। भाई दढ़ियल को तो डरना ही था, वो भी डर कर पीछे हुआ तो मोती उसका पीछा करने लगा। वो भागा तो मोती ने उसको गांव के बाहर तक दौड़ाया, और उसके बाद भी वो वहां पर खड़ा रहा कि जब तक दढ़ियल यहाँ पर से चला नहीं जाता। तो भाई दढ़ियल तो गुस्से में था ही, वो गुस्से से पत्थर फेंकने लगा, गालियां देने लगा, लेकिन मोती भी बिना डरे एक विजयी योद्धा की तरह खड़ा रहा और उसका रास्ता वो रोके रखा कि कहीं वो गांव में वापस ना आ जाए। और गांव के सभी लोग इस तमाशे को देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तो उस वक्त मोती ने कहा, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, मतलब मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ता। तो हीरा ने कहा, अब ना आएगा, मतलब अब वो वापस नहीं आएगा। तो मोती ने कहा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो उसके बाद हीरा ने कहा, जो गोली मरवा दे। मोती ने कहा, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हीरा ने कहा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। मोती ने कहा, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। बच्चों, उत्साह सा का मतलब होता है उत्साह या उत्सव या फिर आनंद। देखो, सारे गांव में ये बात एक उत्सव की तरह थी कि भाई देखो, इतने समय के बाद हीरा और मोती कहीं भी गए, किसी भी हालत में फंसे, उसके बावजूद वो वापस आ गए। और कुछ देर के बाद ही उनके खाने के लिए खली, भूसा, चोकर, दाना, जो भी उनका फेवरेट था, वो सब कुछ उनकी नाद में भर दिया गया और वो दोनों खाने लगे। और झूरी उनको प्यार से सहला रहा था और कई सारे लोग, गांव के कई सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे और पूरा गांव इस खुशी में सराबोर हो रहा था, शामिल हो रहा था।
उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए और उसी समय झूरी की पत्नी भी आई और दोनों बैलों के माथे पर प्यार से चूमने लगी। ये क्षण जो है ना, वो स्नेह का, अपनत्व का और खुशी का प्रतीक था, जो इस पूरे घटनाक्रम को एक सुखद अंत देता है। तो बच्चों, हीरा और मोती का गया के घर से भागना, कांजी हाउस में बंद होना और अंत में अपने मालिक झूरी के पास वापस लौट आना, ये सब हमें एक बड़ी सीख देता है। तो इस कहानी के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, हमें समझाते हैं कि आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि एकता में कितनी शक्ति होती है और नैतिकता क्या होती है। देखो, क्योंकि हीरा और मोती ने मुसीबत में भी अपने उसूल नहीं छोड़े थे, है ना। तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी तब थी, क्योंकि ये हमें आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाती है। ठीक है, तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूंगी कि आपका डाउट दूर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।